अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फराह औरंगज़ेब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और थोड़ी सी जो है आज माजरत चाहती हूँ, तबीयत क्या कहते हैं नासाज है, गर्मी की वजह से मज़े में नहीं है क्योंकि अब जो है ना कराची में गर्मी ज़्यादा हो रही है, ऐसे लेकिन हम चाय के बगैर अधूरे होते हैं, तो गर्मी में भी चाय धूप की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद तबीयत पे भी असर हो रहा है। आज ये सुबह सुबह ही है, लेकिन सुबह सुबह भी इनको सूरज की किरणें जाते हुए कितनी ठंड, जाते हुए कितनी धूप होती है, धूप होती है जाते हुए। चलें ठीक है, ये तो बात है। चलें जी, प्रोग्राम का आगाज करें और खास करके जो है वो पहली स्टोरी पर आएंगे। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पूरी मीडिया की पूरी दुनिया की आंखें पाकिस्तानी मीडिया पे थी। और ख़ास करके हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मैदान सजा हुआ था, जहाँ पे हमने देखा कि जी बड़े खातिर खा इंतजाम किए गए थे, लेकिन वो तमाम इंतजाम अधूरे रह गए। उसकी वजह यह है कि जी जेडी वेंस जो है वो नहीं आ सके, और इसके साथ साथ जो ईरानी वफ्द था वो भी नहीं आ सका। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जी पाकिस्तान के कहने पे ख़ास करके जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इस जंग बंदी की तौसीह कर दी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहली कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तौसीह की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसीह की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। अच्छा, ये इसके साथ साथ ना ये भी हमें इंतज़ार रहेगा कि जो दूसरा दौर है वो कब तक शुरू होगा और तीसरा दौर होगा। और ये जो डील कही जा रही थी कि जी कोई बड़ी डील होने जा रही है, उस डील का नाम अमन डील है। तो ये अमन डील जो है वो होने जा रही है। बताया जा रहा है खास करके वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा और पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोकने का ऐलान कर दिया। ये तो अच्छी बात है। चलें दोबारा से जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जो है पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर से जो है ना उनकी छाप लग गई है कि चलें दो मुल्कों के बीच में जो तनाज़ा था उसको ख़त्म कराने और उनकी जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं। और काफ़ी अरसे से इस चीज़ में जो वो पेशरफ भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जो ये भी बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने जारी पैगाम में भी ये भी कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़िका तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। क्या बात है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा मोतरफ जो है ना वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हैं। और कौन है वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, उनकी कारकर्दगी से वो बड़ा मुतासिर हैं। भारतीय मीडिया ने तो ये तक कह दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई मशवरा लेना होता तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेते। तो भाई हम आपको मशवरे भी अच्छे देंगे, हम अमन की पॉलिसीज भी आपको बताएंगे, हम अपने मुल्क में तो अमन लेकर आए। और वो लोग जो कि इस तरह की पहली चैमोगोइयां करते थे कि जी ये मामला नहीं बन सकेंगे या यहाँ अमन दीर पार नहीं रहेगा, तो वो बेचारे मुंह तकते रह गए, बल्कि वो भी जो है ना हमारे मोतरफ हो गए। कोशिश भी बड़ी की जा रही थी ना उनकी जानिब से कि नहीं हो सकता या नहीं होगा। वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं टिप्पणियां जो वो पेशन गोई जो वो कह रहे हैं। वो गुज़िश्ता रोज में ना हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ है उन्होंने मुझे कहा, हमने भारत का नाम लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो सिर्फ भारत का जब भी नाम आता है तो मैं वहाँ से एक ही जुमला कहता हूँ। मैंने कहा क्या कहते हैं आप? तो कहने लगे मैं सिर्फ कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच। सही बात है। तो ये सारे मामला हैं जो हम देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो दुश्मन ममालिक हैं बेचारे वो जो है ना मुंह तकते रह गए। और वो यही देख रहे हैं कि सिफारती कोशिश जो पाकिस्तान की नजर आ रही है वो काबिले फ़ख्र भी हैं, काबिले तस्करा भी हैं, क्योंकि इसका तस्करा किए बगैर किसी का जो है मैं कह रहा हूँ खाना हजम नहीं हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी जानिब बढ़ेंगे और दूसरा जो हमारे पास स्टोरी इस वक्त मौजूद है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मकदम की मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों ने तबादला ख्याल भी किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस में किए जाने वाली जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक भी किया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें
तेज कर दी गई हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर वही एक बार दोबारा हमले रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो नाकाबंदी वाला जो मसला है, लेकिन वो वहीं के जूं के बरकरार है कि जी खास करके आबना हुर्मस के मामला सामने आ रहे हैं, अगर वहां से वो बंद रहेगी तो फिर यहाँ से नाकाबंदी भी रहेगी। और अब बात वही है कि अभी ये देरपा मुआहदा जो हो रहा है, या हम इसको इस तरह कहें कि जी जो तौसी कर दी गई है जंगबंदी में, ये कब तक होगी, इसके लिए पीछे ज़ाहिर एक पूरे मुआहदों की फहरिस्त है। कुछ मुतालबात ईरान की जानिब से हैं, कुछ मुतालबात अमेरिका की जानिब से हैं। जब तक ये मुतालबात एक दूसरे के किसी एक टेबल पे आके सॉल्व नहीं हो जाते तब तक के लिए ये तौसी की गई है। लेकिन कोई ना कोई देरपा अमन का जो हल है वो जरूर तलाश कर लिया जाए। इसमें हमने ये भी एक चीज़ देखी कि जहां ईरान की जानिब से इतना थोड़ा बहुत झुकाव या थोड़ी बहुत जो मुज़ाकरात की टेबल पर वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना या इस तरह की चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा जो है ना बड़प्पन का मुजाहरा डोनाल्ड ट्रंप को भी करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये रहा, गुज़िश्ता हम पूरी रात जो है वो इस ट्रांसमिशन के हवाले से जो है वो अपडेट्स लेते रहे हैं, और उनके जो ट्वीट्स आते रहे, उन्होंने जिस तरह जेडी वेंस के हवाले से कहा कि जी वो आ चुके हैं, निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, अब वो फ्यूलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की मुतनाज़े बयानात या झूठा जो ट्वीट है वो उनको करने नहीं चाहिए थे। और लेकिन यह है कि वो उनकी कोई अपनी पॉलिसीज है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसके हवाले से उन्होंने इस तरह किया। लेकिन खैर इन दी एंड जो मामला सामने आया उसमें अब जो मुआहदा है वो देरपा तो है, लेकिन जब तक कि तीसरा राउंड कंप्लीट नहीं होगा या तीसरे राउंड के लिए नहीं बैठेंगे तब तक के जो है वो कुछ कहना कबल इस वक्त है। लेकिन इसके साथ साथ तारीफ करने की अगर बात की जाए तो भाई कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को बड़ा जबरदस्त बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया था, और इसके साथ साथ मेहमान नवाजी, खाने और सिक्योरिटी के जो इंतजाम है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए, और अब भी वो इंतजाम हुए हैं, तो ये बड़ी एक अच्छा है। जो जहाँ पे तारीफ करनी चाहिए वहाँ पे हमें जरूर कहना चाहिए कि जी हम अपने लोगों की तारीफ करें। अच्छा जी, उसके बाद अब एक नई स्टोरी है और वो है वजीर आला मरियम नवाज के हवाले से। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे उनके हवाले से, आपको याद है ना, कल की स्टोरीज भी हमारे साथ थी मरियम नवाज के हवाले से, और आज भी ये अच्छी स्टोरी है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस ले लिया है। वजीर आला पंजाब ने जराइम की शरह में इजाफे का नोटिस लेते हुए इजलास तलब किया और शेखुपुरा फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतालिका अफसरान की सरजनिश की है। जबकि मरियम नवाज ने आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से ताउन करने की हिदायत करते हुए कहा कि जराइम में की शरह में इजाफा शर्मनाक है और फिक्र अंगेज है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वजीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तैनाती होती थी, अब सियासी मुदाखलत सिफर है। गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में बस रुककर बैग छीने गए। उनका कहना था कि सूबे भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होने के बावजूद जराइम सरजद होना काबिल फिक्र हैं। बल्कि मनीषात के वाकयात के आदाद शुमार देखकर शर्म आती है। जबकि स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, अगर कानून का खौफ हो तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। एक बच्ची जो कि ऊपर चढ़ना चाह रही थी बस में, और उसे वो कंडक्टर बुरी तरीके से मारता है, और ये वीडियो वायरल हुई जहाँ पे हमने देखा कि उस्मा बुखारी साहिबा, इसके साथ साथ हिना भट्ट और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और उस शख्स को जो है वो जेल तक पहुंचाया। कानूनी कार्रवाई भी उसके लिए की जाएगी। तो ये अच्छे इक़दामात नजर आ रहे। असल में होता यह है कि इस तरह की कोई वाकयात हो जाए तो क्विक एक्शन नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम पंजाब में देख रहे हैं कि वज़ीर आला ने जिस तरीके से कंट्रोल को संभाला हुआ है और कानून को अपने कहते हैं ना कि कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन देखिए इतना बड़ा सूबा है जहाँ इतनी सारी चीजें हैं, तो वहाँ अकेले मरियम नवाज तो सारी चीजें नहीं कर सकती ना, या वो डिलीवर अच्छा करिए, लेकिन वो हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती। इसीलिए इदारे बनाए जाते हैं, इसीलिए जो है वो लोगों को रखा जाता है कि वो अपना काम बेहतर कर सके। जब इदारे अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है एक्शन तो होगा। तो ये तो एक्शन ले रही है, ये बहुत अच्छी चीज है कि वो एक्शन ले रही है, और खास तौर पर फौरन कानूनी जो है वो कार्रवाइयां भी की जा रही है और सख्त से सख्त सजाएं भी दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तरक्याती कामों के हवाले से बताएंगे, जहां एक जानिब वजीर आला के अच्छे अच्छे काम नजर आ रहे हैं, दूसरे जानिब वजीर आला मुराद अली शाह का भी एक इजलास हुआ है, और ये इजलास जो हुआ है वो अंडरपास के हवाले से है। मलिर हॉल्ट पे एक अंडरपास बनने के लिए जा रहा है, जिसकी मंजूरी
फेडरल बोर्ड से की गई है और वो जो मंजूरी की गई है उसमें हम देख रहे हैं कि वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मलिर हॉल्ट अंडरपास के तामीर के लिए एनओसी जारी करने की हिदायत कर दी है। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वफूद के हमरा इजलास किया, जिसमें शर्जिल इनाम मीमन, नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह शरीक हुए। वज़ीर आला के तर्जुमान ने बताया कि इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा कराची से रोहड़ी और कराची से जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का बड़ा फैसला भी सामने आया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के फौरी तौर पर मौसर और सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर रेलवे का कहना था कि मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। जबकि उस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिंध हुकूमत मलिर हॉल्ट पर अंडरपास तामीर करना चाहती है। रेलवे से एनओसी में ताखीर के बाइस अंडरपास का मंसूबा शुरू नहीं हो सका था, जिस पर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मलिर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए एनओसी जारी करने की हिदायत कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात वही है कि ये फेडरल की तरफ से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, एनओसी भी जारी कर दी गई, लेकिन ये अंडरपास ऐसा ना हो कि फिर वो करीमाबाद अंडरपास की तरह फंसा रह जाए और फिर वहाँ आमदोरफ्त जिस तरह भी यूनिवर्सिटी रोड आप देख लें कि वो तामीर होकर दे ही नहीं रहा। इसी तरह 2-3 और दीगर अंडरपास है जिसपे काम तो जारी है लेकिन काम मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं आता। लेकिन ऐसे में आपको पता है कि एक जानिब अंडरपासेस के मामला तो हैं, वहीं बीआरटी का जो मंसूबा बनाया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। 2.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर वो जो ठेका है नहीं दिया गया, ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। बीआरटी मंसूबे के हवाले से अब हम बात करेंगे, चूंकि हम अभी अंडरपास के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन बीआरटी मंसूबा जो कि कराची की शाहरग है और उस शाहरग पे अगर आप देखें तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत से हमने देखा कि जी लोगों ने उसकी वीडियोस भी डाली हैं। 4-4 महीने से लोगों की सैलरीज नहीं दी हुई, इसी तरीके से जो बुरा हाल किया हुआ है। बात यह है कि अंडरपास जो अभी इस वक्त बीआरटी का काम किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर चालान भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे रोड ही अच्छे नहीं हैं, रोडों पे हमने देखे हैं कि जी इतने गड्ढे पड़े हैं कि गाड़ियां खराब हो जाती हैं चलते चलते, तो मेरे ख्याल से ऐसी जगहों के ऊपर चालान नहीं करना चाहिए। में कितना इजाफा हो रहा है। अमीर कराची एक मशवरा देते हैं, वो अभी हमने एक न्यूज़ गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी सुनाई थी आपको, और उसमें हमने आपको बताया था कि जी ट्रैफिक सिग्नल्स लग रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक मीम बनी और सोशल मीडिया के सारिफीन ने ये उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल लेवल के सिग्नल्स लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने रोड्स बना लें इंटरनेशनल लेवल के, ताकि इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, बनाने चाहिए, ताकि फिर सिग्नल्स ही बनाएं, फिर चालान भी करें तो अच्छी बात है ना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई चालान नहीं हो रहे, आपको सेफ सिटी दिया हुआ है, आपको अच्छी सड़कें दी हुई हैं, और उसके बावजूद अगर आप सही से गाड़ी ड्राइव नहीं करें तो फिर तो चालान बनता है। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम बीआरटी के हवाले से उस पर बात करेंगे कि कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से बीआरटी रेड लाइन मंसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर को देने का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। रेड लाइन लॉट 2 का दफ्तर सील करने के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर ने अदालत में दरखास्त दायर कर दिया है। ये एक बड़ा मामला सामने आ रहा है बीआरटी मंसूबे के हवाले से। अदालत ने साइट का दौरा करने के लिए नाजर मुकर्रर कर दिया और नाजर को मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बहुत बड़ा मामला हो गया, क्योंकि 2.5 साल से ये प्रोजेक्ट जब चल रहा था कि 2.5 साल से इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो 2.5 साल तक जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, जो इसके लिए बजट आया, वो बजट कहाँ यूटिलाइज हुआ, ये एक सवालिया निशान है। अब अदालत ने जिस तरीके से नाजर को भेज दिया है कि भाई आप जाके सारी चीजों का मुआयना करें, तो अदालत ने कहा है कि नाजर सिंध हाई कोर्ट की फीस दरखास्त गुजार अदा करेगा, जबकि अदालत ने साइट फौरी डीसील करने की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अच्छा, साथ ही साथ अदालत ने ट्रांस कराची सिंध हुकूमत मुख्तियारकार और पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को नोटिस जारी करके समात जो है वो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। लेकिन ये देखें, ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं सवालिया निशान है कि इतने टाइम से वो चीज़ जो है वो रुकी रही और जिसकी वजह से शहरियों को कितना परेशानी का सामना रहा। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें, जैसे हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो कितने अरसे से जो काम है वो मअतल हुआ था या रुका हुआ था, और अभी रमज़ानों में जिस तरह से शहरी परेशान हो रहे थे उस रोड की वजह से, अब सेम वही दोबारा वही हालात शुरू हो गए। रोड में जो है वो गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। जब पानी की लाइन वगैरह का काम शुरू किया गया तो अभी भी उस रोड का हाल वैसा का वैसा, ये बहुत शदीद परेशानी का। दो सवाल निशान दो हैं, और वो ये है, एक तो ये है कि जब भी हम सिर्फ हुकूमत से इस तरह के मंसूबों की बात करते हैं वो फेडरल पर डाल देते हैं कि जी फेडरल की तरफ से फंड्स के मामला आते हैं, फेडरल की तरफ से जो है वो डेट डिले की गई है। लेकिन ऐसे ही मामला जब फेडरल की जानिब आ रहे हैं कि जी फेडरल, अब उनसे पूछा जा रहा है कि जी अकाउंटेबल है कि जी क्यों नहीं बना,
तो वो अब ये कहते हैं कि जी 2.5 साल से जो है वो सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे पे नजर नहीं किया, नजर और गौर फिक्र नहीं किया, इसको कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया। तो फिर ये तो फेडरल गवर्नमेंट पे भी सवाल निशान बनता है कि आपने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया। आवाम किया जो ये एक हम कहेंगे कि मास ट्रांजिट सिस्टम जो आप बनाने जा रहे थे, पहली माशाल्लाह थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रोड की सड़कें बनी हुई थी। 2008 में 2009 में हमने देखा था कि इन सड़कों को खास करके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जेल चौरंगी से लेकर सफूरा तक रोड बनवाए थे और उसमें एक बहुत बड़ी लागत आई थी और ये बहुत अच्छा ऐसा इकदाम था खास करके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का। लेकिन उस इकदाम के बाद इतने सालों के बाद इस पूरे रोड को खंडर कर दिया गया और आवाम अब भी दरबदर और कितने सालों से ये चीजें जो है अभी भी रुकी हुई हैं और कितना आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है रोजाना जो उस रोड से गुजरते हैं। उनके लिए ये समझ लें कि एक जंग होती है वहां से गुजरना, अपने ऑफिस जाना या घर वापस आना, और जो धूल मट्टी से लोगों को अस्थमा या सांस की जो परेशानियां हो जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और इस चीज को आप संजीदगी से लेना शुरू कर दें, इस काम को जो है वो इख्तिताम पर पहुंचा दें। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है और इसके लिए अभी इल्जाम तराशी जो है वो नहीं चलेगी, बल्कि अब काम करके दिखाना होगा ताकि आवाम जो है उनको सफरी सहूलियात अच्छे से अच्छे मैसर आ सके। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और रोज़ाना हम ये देखते हैं कि जी ख़ास करके लोग बड़े तैयार भी हो रहे होते हैं और ख़ास करके जो है ना ख़वातीन जब भी कभी बाहर निकल के जा रही होती हैं तो वो लेंस का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता स्टोरी में हमने आपसे जिक्र किया इस बात का कि जो इससे पहले स्टोरी थी जिसमें हमने देखा कि धूल मट्टी सब यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, गड्ढे मौजूद है। इस तरह पूरे कराची में मुतादिद ऐसी सड़कें जहाँ पे इस तरह का माहौल बना हुआ है और ऐसे में कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के बाहर निकलना मेरे ख्याल से अपनी जान को झोंकने के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक अहम जो खबर सामने आई है जहाँ पे एक लड़की की आंखें ज़ाया हो गई हैं। क्यों हो गई हैं ये मैं चाहूँगा कि आप ही बताएं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा लेंसेज पहनती हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है वो लड़कियां लेंसेज जब पहन रही होती हैं अपनी आंखों में तो जिस तरह वो लगा रही होती है उसमें मुझे डाउट होता है कि ये किस तरह लगा रही। बड़ा ख़तरनाक है ये मरहला। बिल्कुल आपके साथ स्टोरी शेयर करते चलें। जनूबी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल ग्रेस जेमिसन को कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर नहाना महंगा पड़ गया, हत्ता कि उनकी दोनों आंखों की बीनाई चली गई। सोशल मीडिया पर अपनी कहानी बताते हुए ग्रेस ने कहा कि छुट्टियों के दौरान वो एक ट्रिप पर थी जब उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ही शावर ले लिया। ये एक ऐसा अमल है जिससे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले ख़वातीन और हज़रात बगैर सोचे समझे अंजाम देते हैं, लेकिन दर हकीकत आंखों की बीनाई के लिए ये अमल बेहद ख़तरनाक है और ग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल बताया जा रहा है कि लेंसेज के साथ नहाने से ग्रेस एक संगीन आंखों के इन्फेक्शन का शिकार हो गई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये इन्फेक्शन एक खुर्दबीन आज़ाद जिंदा अमीबा की वजह से उस वक्त होता है जब कॉन्टैक्ट लेंस आलूदा पानी के साथ राबते में आ जाता है। ग्रेस को कुछ दिनों बाद ही इन्फेक्शन की अलामत जाहिर होने लगी, जिसके बाद ग्रेस ने एक माहिर अमराज चश्म से राबता किया और बदकिस्मती से इस डॉक्टर ने उनकी मर्ज की गलत तशखीस करते हुए इन्हें स्टेरॉइड्स यानी जो स्टेरॉइड्स के जो ड्रॉप्स होते हैं वो तजवीज़ कर दिए, जिसने इन्फेक्शन को मजीद ख़राब कर दिया। अच्छा, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो ग्रेस की इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो बीनाई है वो मुकम्मल तौर पर वो खो बैठी और दुरुस्त तशखीस बेहतर इलाज शुरू करने तक वो तकरीबन 2 माह तक जो है नाबीना रही हैं। ग्रेस ने अपने मदाहों को बताया कि इलाज के दौरान ताहाल वो दाईं आँख की बीनाई से महरूम हैं, ताहम उनका इलाज अभी भी जारी है और मुस्तकबिल में मुकम्मल बीनाई के लिए उनकी सर्जरी भी हो सकती है। उन्होंने मशवरा दिया कि कभी भी कोई भी शख्स कॉन्टैक्ट लेंस को पानी में इस्तेमाल ना करे। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आपको पता है कि बहुत अफसोस हो रहा होता है मुझे। खैर ख़वातीन ज़ाहिर है एक हुस्न की अगर बात करें, खूबसूरती की बात करें या सजने संवरने की बात करें तो ज़ाहिर है ख़वातीन का नाम पहले आता है और उनका हक है जो उनको जो है दूसरों से मुमताज़ बनाता है। लेकिन इस तरह के ख़तरनाक जो काम जैसे लेंसेज का इस्तेमाल कर लेना, या हमने ऐसा भी देखा कि लोग जो है वो आजकल आपको पता है कि ओपन ईयर शादियां हो रही हैं, आजकल हम देख रहे हैं ओपन ईयर के अंदर खाने तैयार हो रहे हैं। देखा है कि लोग लेंस लगा के सो भी जाते हैं रात में और वो इतना खतरनाक है। रात में लेंस लगा के आप सो जाएं और सुबह आप उठें तो कुछ इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है आपकी जो है वो। आप अगर मेरा ख्याल है 8 घंटे
घंटे से ज्यादा या 5 घंटे से ज्यादा अगर आप लेंस को पहनते हैं तो आपकी आंखों में रेडनेस आ जाती है और बाकायदा आपकी आंखों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। मुझे तो माइग्रेन शुरू हो जाता है। लगाने के बाद आम पानी से जो है वो आंखों को नहीं धो सकते, उसमें जो उनका एक सोल्यूशन जो आता है जिसको हम आंखों में ड्रॉप जी हाँ डालते हैं या उनको जो जिससे उसको क्लीन किया जाता है। जब आप यूज करें उससे पहले भी क्लीन करें और लगाने से पहले आप उसको अच्छी तरह से उस सोल्यूशन के साथ धो लें। साथ ही साथ अपने हाथों को आपने साफ रखना होता है। जब आप पहन रहे हो आपने अपने हाथों को वॉश करना है अच्छे से टिश्यू या पेपर टॉवल से। तो ये कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह की चीजों में खास तौर पर, क्योंकि देखें बीनाई जो है वो इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप कुछ देख ही नहीं सकेंगे, आपकी आंखों में अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी चीज हमारे जिस्म में रखी है जिससे हमें दुनिया की हम सारी आसाइशें या दुनिया की जितनी भी चीजें हैं हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसके साथ तो हरगिज भी मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त सी है और वो स्टोरी ये है कि ख़ास करके जो बरतानिया में अब स्कूल हैं उसमें बच्चों के जो टैबलेट्स हैं या फ़ोन्स हैं उन पर पाबंदी लगाने का बड़ा फ़ैसला सामने आ गया है और हुकूमत ने चिल्ड्रन वेबलिंग एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा कर दिया है और बताया जा रहा है वज़ीर तालीम के मुताबिक कि इस इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो बेहतर करना और स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त कायम करना है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगरचे ज़्यादातर स्कूल पहले ही मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इसे कानून बनाकर तमाम इदारों के लिए लाजमी किया जा रहा है। बहुत अच्छा इक़दाम है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आ जाना चाहिए। स्कूल के जो प्रेमिसेस हैं या स्कूल के गोइंग जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से उनके लिए मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ें एक तो वो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या शॉर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों से, फिर उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई में लगता नहीं है। और अच्छा हमारे यहाँ वैसे कुछ स्कूल्स हैं इस तरह के जहाँ पर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स या लैपटॉप से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है या उनका उनसे रोशनास कराया, लेकिन स्कूल में मेरा ख्याल है फ़ोन अलाउ नहीं है हमारे। लेकिन ये है ना कि एक छोटे बच्चों पीरियड के लिए चले समझ आता है कि आप किसी टेक्नोलॉजी की, हम भी तो प्रीवियसली दौर में जब पढ़ते थे जब हमारे पास फोन्स नहीं होते थे तो क्या कंप्यूटर स्टडीज नहीं करते थे? क्या कंप्यूटर्स में जाके हम गेम्स नहीं खेलते थे? कंप्यूटर लैब्स होती थी वहां पे हम बाकायदा तौर पे। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा चलिए स्कूल तक तो ये चीज सही है, आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे ज्यादा कमी हमारे पेरेंट्स की है? पेरेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल से अगर स्कूल में पाबंदी लग भी गई है, वो घर आएगा तो घर में आने के बाद उनकी वालिदा ने या वालिद ने उसको फोन दे देना कि भाई आप खेलते रहें क्योंकि हम अपने कामों में लगे हैं। तो ये चीज भी एक बुरी है जिसके ऊपर हमें अशक जरूरत है कि तवज्जो दें। जब बच्चे को खाना आप खिला रहे हो या जब आप खाना उनको दे रहे हो खाने के लिए, तो वो वक्त जो है ना, मैंने अक्सर यही देखा है इवन हमारे अपने घर में भी कि जब बच्चा खाना खाने बैठता है तो फोन पकड़ा देते हैं, भाई इसके बगैर खाना नहीं खा सकता। अच्छा, एक और चीज भी है, वो ये बताया जाता है, एक साइंसी तहकीक है जिसके मुताबिक ये बात सामने आई थी कि अगर आप खाना खाते वक्त आपका ध्यान किसी और चीज में होगा तो खाना जो उसकी ग़िज़ायत है वो आपको नहीं लगेगी। ये साइंसी तहकीक है जिससे बात साबित हो गई। अभी मैं और जर्लिश भी हम यही बात कर रहे थे, तो जर्लिश भी मुझे कहने लगी, जैसे जर्लिश को आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग वो भी यही कह रही थी कि मैं जब तक खाना खा रही होती हूँ और मेरे सामने अगर फोन पे मेरा कोई ड्रामा या कोई मूवी ना चल रही तो मेरा भी खाना जो है ना, आपने जिक्र कर दिया था, हम बता दें कि जर्लिश जो है वो हमें मजे मजे की न्यूज दे रही होती है जब बारिश होती है, अक्सर कॉफी बना के पिला रही होती है, कभी जो है वो समोसों की, और कभी कभी जो है वो खास करके हमें जो स्टोरीज मजे मजे की, मतलब जो सीजनल स्टोरीज होती है ना, उस पर बड़ा जबरदस्त काम करती हैं और उनका कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है। जर्लिश, आपको हम जो है ना आपको दोबारा से मुबारकबाद भी देंगे कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारे साथ सबके साथ जुड़ी रहती हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, खास करके जो बच्चों के हवाले से हम बात करें, स्कूल सिस्टम की तो हमने बात कर ली है, पेरेंट्स की अगर हम बात करें वो भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि जो घर में हमने भी देखा कि एज गैप है बच्चों के अंदर ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं और कुछ बच्चे घर में उस वक्त पैदा हुए हैं, तो अब उसमें भी बड़ा डिफरेंस है। आपको पता है कि दोनों की लाइफ स्टाइल में बड़ा फर्क है। 4 साल के बच्चे की लाइफ स्टाइल और 12 साल के बच्चे की लाइफ स्टाइल में फर्क है, लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों बच्चों को एक तरह की फैसिलिटीज दी जा रही होती है जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है, और कंपैरिजन भी पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और कंपैरिजन पैदा हो जाता है छोटे और बड़े बहन भाई में, और फिर वो बड़े बच्चे जो सवाल भी करना बाउंड्रीज बनानी चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि इस
बच्चे ने इतना ही काम करना है या वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, 4 साल के बच्चे को हम नहीं भेज सकते घर से बाहर। तो इस तरह की चीजें अगर हम खुद से पेरेंट्स पाबंदियां नहीं लगाएंगे तब तक कि अमली तौर पर हम उसका रिजल्ट नहीं देख सकते। नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा चुकी है और उसमें हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अब जिस तरह सोशल मीडिया की बात हो रही है तो इंस्टाग्राम की सारे जो पोस्ट थी, सारे जो फॉलोअर्स थे वो सब डिलीट कर दिए। रमशा की शादी की बात अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया। ऐसा ही है क्योंकि देखिए नई जिंदगी आप शुरू कर रहे हैं, आपने पुराने जितने भी आपके अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है जिंदगी में जब नई चीजें शुरू करें तो पुरानी माजी की सारी यादों को भूल जाएं ताकि नई जिंदगी में आपको आसानी हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि हमने देखी। अदाकारा रमशा खान की शादी के बाद एक्टिंग कैरियर से ब्रेक लेने की पुरानी वीडियो भी वायरल हो गई है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ चीजें चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी खुशहाल खान जो है वो जाहिर है कि उनकी पोस्ट के साथ साथ इनकी पोस्ट लगी हुई थी, उन्होंने सिर्फ फॉलो जो किया वो अपने हस्बैंड को किया हुआ है, इसके अलावा किसी को फॉलो नहीं किया। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, मीम में लिखा कि मेरी पूरी दुनिया कुल कायनात तुम हो, लिहाजा तुम्हें फॉलो कर लिया तो मैंने पूरी दुनिया को फॉलो कर लिया। बट ये एक अच्छा जेस्चर मुझे लगा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पहली बार एक पिक्चर देखी ना जो सर्कुलेट कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा शायद ये किसी ड्रामे का सीन है या फिर ये जो है बस ऐसे ही ना, लेकिन उसके बाद मैंने और जब उनकी पिक्चर्स देखी और वीडियोस देखी तो फिर मुझे यकीन आया कि सच में शादी हो गई। नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें 2-3 पहलू हैं जो बड़ा डिस्कस करने की जरूरत है, लोगों को जो है इस चीज का अंदाजा नहीं होता। देखिए शोबिस की लाइफ हो गई, आपकी जो भी स्टार्स की लाइफ हो गई आपकी एक अलग जगह पे, लेकिन आपकी फैमिली वैल्यूज जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। चूंकि उस बार बार कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि जी खुशहाल खान जो है वो पठान हैं और जो रमशा है वो सिंधी हैं बेसिकली। अब सिंधी और पठानों का वो कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं होता या सिंधी और पठान जो है वो एक साथ किस तरीके से वो करें। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था जिससे इस टैबू को खत्म किया इन दोनों ने कि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप में मोहब्बत है, भाईचारा है, आप लोग ड्रामा जो साथ में अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो ड्रामा दोनों ने साथ किया था जिसमें जो खुशहाल हैं उन्होंने एक सिंधी फैमिली से बिलोंग वो करते थे, उसमें उन्होंने वो किरदार रखा था, तो उसके बाद से जो है वो शायद दोनों में नजदीकियां बढ़ी। बात यह है कि रिवायात जो है ना पुरानी रिवायत को हमारे यहाँ ना बड़े अलग तरीके से कुचल दिया जाता है या हमारे यहाँ उस रिवायतों को बरकरार रखने के लिए बात नहीं की जाती क्योंकि सियासत की नजर सारी चीजें हो जाती हैं। सिंधी रिवायत हो, बलूची रिवायत हो, पश्तूनों की हो, सबकी रिवायतें अपनी जगह पर हैं और तमाम लोगों की जो रिवायतें हैं वो बाइज्जत तरीके से हम देखते हैं कि जी उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीजों का एलिमेंट शामिल होता है। करना चाहिए एक दूसरे की, जो भी आप जिस भी क्या कहते हैं कि कौम से या कास्ट से आप ताल्लुक रखते हैं तो एक दूसरे की चीजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की वैल्यूज को समझना चाहिए, फैमिलीज की जो वैल्यूज होती हैं उनको समझना चाहिए ताकि और इसी तरह से जो है वो जिंदगी में आगे भी आसानी से बढ़ा। रमशा खान ने हाल ही में अदाकार खुशहाल खान से शादी की है जिसकी तस्वीर भी जोड़े की जानिब से अपने मद्दाहों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की गई है। अब वो जोड़ी भी बड़ी प्यारी लग रही है उसमें, और हालांकि उन्होंने रमशा की कोई तस्वीर इतनी ज्यादा जाहिर होने नहीं दी, ये एक बहुत अच्छी चीज थी। एंड द वे दे बोथ आर केयरिंग द ड्रेसेस वो बहुत अच्छे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है मजा ये आता है कि जब किसी चीज के कोई इवेंट क्रिएट हो जाता है या कोई इवेंट या कोई पिक्चर्स किसी सोशल मीडिया पे आ जाती है, उसके बाद जब आप कमेंट पढ़े ना तो आपको पता चलता है कि हमारी जो कौम है या कौम में जो लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करें वो किस किस जाविये से देखते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है और हमारा काम यही है कि उस जाविये को तलाश करना कि शायद कुछ एक नया पर्सपेक्टिव नजर आ जाए। तो जब एक पर्सपेक्टिव जो एक किसी की जानिब से कहा गया कि जी मोहब्बत जो है उसने अमन कर दिया, किसी ने लिखा कि जी ये मोहब्बत ने एक सिंधी को एक जो है वो पठान के साथ मिला दिया, मतलब ये वो वाली बातें कि अगर हम वैसे देखें जर्नली तो हमें ऐसा लगेगा ये क्या बात कर दी, लेकिन दर हकीकत अगर देखें तो वाकई बड़ी खूबसूरत बात है कि दो अलग अलग कास्ट के लोग हैं लेकिन एक साथ मिले हैं। अब जो खुशहाल हैं उनके खानदान में थोड़ा सा मामला थे, हमारे यहाँ तो वैसे हर फैमिली के अंदर खवातीन को बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है। अब उनके खानदान में पिक्चर्स वगैरह खवातीन की जो है वो नहीं लगाई जाती या उनकी किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता। पठान फैमिली जो टिपिकल पठान फैमिलीज होती हैं वो थोड़ा सा इन चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं और फिर रमशा का ताल्लुक जाहिर है वो एक शोबिस शख्सियत है और उनका इस तरह का जो काम वो करती रही है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि माजी में हो सकता है वो अपने काम को जारी रखें या कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लें जब तक वो नई नई शादी हुई है, वो क्या कहते हैं हनीमून पीरियड जो है उसको एंजॉय करें, उसके बाद फिर जो है वो अच्छा गुजारी। और ये बहुत अच्छी चीज मैं तो कहता हूं कि स्टॉप कर देना चाहिए, स्टॉप करके अपनी जिंदगी से अपनी जो फैमिली की जरूरी लम्हात है उसको एंजॉय करें, उसके बाद फिर भले आप चाहें तो आ जाएं। लेकिन बताया जा रहा है कि इससे कबल दोनों अदाकारों के निकाह की तस्वीर भी सामने आई थी। निकाह एक बहुत ही निजी तकरीब में, मतलब एक तकरीब थी निजी जिसकी तस्वीर वायरल होने पर रमशा खान की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया था।
तहम अब सोशल मीडिया पर रमशा खान का एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें अदाकारा ने अपने कैरियर और शादी के हवाले से गुफ्तगू की। इंटरव्यू में अदाकारा ने कहा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो काम नहीं करना और वो कहती हैं कि फुल टाइम हाउसवाइफ बनना चाहती वो हैं, अपना घर बनाना चाहती हैं, एक हाउसवाइफ जॉब करना चाहती हैं। कहते हैं कि हम दूसरी जॉब्स नहीं करना चाहते, हम घर की एक हाउसवाइफ जॉब करना चाहते हैं। उन्होंने अदाकारा आयजा खान और हिरामानी की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी भी अदाकाराएं जो घर के साथ साथ अपने बच्चे भी देख रही हैं, बच्चे उनके हाथ का बना हुआ खाना भी खाते हैं। जब मैं इन्हें देखती हूँ तो कहती हूँ कि अल्लाह, मैं शादी करूंगी तो शायद घर पे ही बैठूंगी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। वो ऐसे कह रहे हैं। ये तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हीरा मानी हो गई या आयजा खान हो गई तो इनका काम हम देखते भी रहे हैं, और जिस तरह से आयजा खान अपने बच्चों या अपनी फैमिली को कैरी करती हैं, आपने अक्सर देखा ही होगा उनके इंटरव्यूज में, और पूरा टाइम जो है वो अपनी फैमिली को दे रही होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इंडस्ट्री में भी उनके बच्चे जो है नजर नहीं आते। हमने वैसे देखा है कि पास्ट में जो है वो इंडस्ट्री में उनके बच्चे भी आ जाते थे, काम करते हुए दिखाई दे रहे छोटी उम्र से, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं तो पहले वो अपनी सारी एजुकेशन और अपनी सारी चीजें कंप्लीट करें, हम उनको इस तरफ लाना नहीं चाहते। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, उन्होंने एक और भी चीज़ कही कि इस हवाले से शोबिस इंडस्ट्री के नामवर मेज़बान हसन चौधरी की जानिब से बताया गया कि रमशा खान की जो मैनेजर समरा खान से उनकी गुफ्तगू हुई, जिसमें समरा ने बताया कि अदाकारा अब अपने कैरियर से ब्रेक ले रही हैं और वो पिछले साल दिसंबर से ब्रेक लेने का इरादा रखती थी। चले जी, अच्छी बात है, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक की बात जहाँ आती है, अब हम ब्रेक में नहीं जाएंगे, हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। तो हाँ जी, बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं जो कि हम कल भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, आपका इंतजार रहेगा हमें भी, और हमें भी आपका इंतजार रहता है कि आप हमारे प्रोग्राम को रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाजत दें, कल फिर इंशाल्लाह नई स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।